नमस्ते दोस्तों। आज हिंदी साहित्य में सुनिए समकालीन हिंदी के शीर्ष लेखकों में एक डॉक्टर उर्मिला शिरीष की लिखी हुई कहानी कहा अनकहा। मेरी ज़ुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। आपको किस डॉक्टर को दिखाना है? हैरान परेशान महिला को देखकर सतीश ने पास जाकर पूछा। वे पसीने से भीग गई थीं, चेहरा लाल हो गया था। एक हाथ में फाइल एक्सरे का लिफाफा था तो दूसरे हाथ में पानी की बोतल। कंधे से दुपट्टा खिसक कर ज़मीन को छू रहा था और दूसरे कंधे पर टंगा बैग बार बार खिसक कर कोहनी तक आ रहा था। उड़ती उड़ती निगाहों से वे आने जाने वालों को देख रही थीं। कभी भीड़ उन्हें इधर खिसका देती तो कभी उधर। आप कौन? उन्होंने सतीश का परिचय जानना चाहा। मैं यहाँ आता रहता हूँ। आप बताएं, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? पहले आप बैठ जाइए, देखिए उधर चेयर खाली है, पंखा भी है, सतीश ने पीछे की पंक्ति में खाली पड़ी कुर्सी दिखाते हुए कहा। वे अब तक असमंजस में खड़ी थीं। खाली कुर्सी देखी तो उसी तरफ चल दी। ये वेटिंग रूम था जहाँ मरीजों के परिवार वाले, रिश्तेदार या दोस्त बैठे रहते हैं कि कब डॉक्टर का कॉल आ जाए, कब दवाई लाकर देनी पड़े या अन्य कोई काम करना पड़े। मुझे हड्डी रोग विशेषज्ञ को दिखाना है। मैं पिछले 6 महीने से सरकारी अस्पताल में दिखा रही थी, पर वहाँ की अपार भीड़ और घंटों का इंतज़ार करना मुझसे सहन नहीं हो रहा था। सोचा नए डॉक्टर को दिखा दूँ, पर यहाँ भी कम भीड़ नहीं है। भीड़ तो सभी अस्पतालों में होती है। आपने अपना परिचय नहीं दिया। अब तक वे थोड़ी सी नॉर्मल हो गई थी। चेहरे का पसीना सूख गया था। उन्होंने सामान नीचे रखकर अपने बाल ठीक किए, दुपट्टा संवारा, फिर सारे कागज़, एक्सरे आदि को ठीक से फाइल में रखा। मैं कभी कभी आ जाता हूँ, यूं ही किसी किसी की मदद करने के लिए। कोई अकेला आता है, ज़्यादातर लोग अकेले ही आते हैं, या वे बुज़ुर्ग जो भाग दौड़ नहीं कर पाते हैं। बस यही समझिए कि जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ खड़ा हो जाता हूँ। कहते हुए सतीश की आवाज़ भर्रा उठी। बात इतनी सी तो नहीं होगी। आज के ज़माने में कोई किसी की यूं ही मदद नहीं करता है। पैसे की ज़रूरत होगी तभी तो मदद कर रहा है, लेकिन कोई किसी अपरिचित पर विश्वास भी क्यों करेगा? वे सोच में पड़ गईं। चेहरे से तो ये आदमी सज्जन दिखता है, बातचीत में भी विनम्र है। देखते हैं कितनी मदद करता है और मदद के बदले क्या मांगता है। आजकल मांगने वालों ने अलग अलग मुखौटे पहन लिए हैं। डॉक्टर 1:30 बजे बैठते हैं, पहले फाइल बनवा लीजिए, काउंटर उधर है। अब भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, केवल उसके कहने पर उठकर चल दी। लाइए फाइलें मुझे दे दीजिए। ठीक है, कहते हुए उन्होंने फाइलें और एक्सरे सतीश को थमा दिए। लंबी क्यू है, आप यहाँ बैठिए, मैं क्यू में खड़ा हो जाता हूँ। अजीब आदमी है, वो मन ही मन बुदबुदाई। लंबी लाइन में सतीश खड़ा हो गया। उन्होंने देखा सामने गणेश जी की बड़ी सी मूर्ति लगी थी, दीपक जल रहा था, नर्सें आ जा रही थीं, डॉक्टर भी एक तरफ से निकलकर दूसरी तरफ जा रहे थे। मरीजों की भीड़, उनके रिश्तेदारों का हुजूम, जैसे अस्पताल ना हो, छोटा मोटा बाजार हो। मरीजों का बाजार, बीमारियों का बाजार, दवाइयों का बाजार। अजीब सी गंध वहाँ की हवा में थी, जबकि जगह जगह पर सुंदर पत्तियों और फूलों से लदे पौधों के गमले रखे थे। जब उनकी बारी आई तो सतीश ने उन्हें बुला लिया। नई फाइल के साथ वे डॉक्टर के कक्ष के बाहर आ गईं। यहाँ एक भी कुर्सी खाली नहीं थी। कुछ मरीज खड़े थे और कुछ ज़मीन पर बैठे थे। मेरी तरह इनकी भी हड्डियाँ कमज़ोर हो चुकी हैं। उन्होंने एक नज़र वहाँ बैठे लोगों पर डालते हुए सोचा। यहाँ तो फिर भी ठीक है। सोचते हुए उन्होंने राहत की सांस ली और अपनी बारी का इंतज़ार करने लगी। दरवाजे पर खड़े प्यून ने उनकी फ़ाइल अंदर भिजवा दी थी। यहाँ आप कब से आ रहे हैं? 3 साल हो गए। कोई रोकता टोकता नहीं है? मैं तो पेशेंट के साथ आता हूँ, केवल उनकी मदद करने के लिए। घर में कौन कौन है? घिसा पिटा सा सवाल उन्होंने पूछ ही लिया। सतीश ने इधर उधर देखा और जवाब टालने की मुद्रा में 2 कदम पीछे चलकर खड़ा हो गया। सतीश की उम्र होगी लगभग 55 साल। मध्यम कद, गेहुआ रंग, सफ़ेद बाल, सफ़ेद रंग की ही फ्रेंच कट दाढ़ी, आंखों पर काले रंग की फ्रेम का चश्मा, टी शर्ट और पैंट। कभी कभार सतीश कैप लगा लेता है। पैंट की जेब में पानी की सबसे छोटी बोतल होती है, मोबाइल होता है, खाने के लिए बिस्किट वगैरह। आपका नंबर आ गया है, जाइए, मैं यहीं पर हूँ। अब वे थोड़ी आश्वस्त हुईं। डॉक्टर रूम में जाने से पहले आंखों से उन्होंने सतीश को शुक्रिया कहा।
ये भी इशारा किया कि आप रुकिए। 15-20 मिनट बाद वे बाहर आईं। हाथ में फाइल और 2-3 पर्चे थे, चेहरे पर चिंता की रेखाएं। क्या कहा डॉक्टर ने? एक्सरे करवाना है, एमआरआई और ब्लड टेस्ट भी। सोच रही हूँ कल करवा लूँगी सारे टेस्ट। वे लड़खड़ाते हुए चल रही थीं। उनकी आवाज़ भरभरा रही थी। कल कुछ नहीं होता, आज ही करवा लीजिए। चलिए मैं चलता हूँ आपके साथ, पर पहले काउंटर पर पैसा जमा करना होगा। सतीश भूल गया था कि अभी 2-3 घंटे पूर्व ही उनसे परिचय हुआ है और वो सलाह ऐसे दे रहा था मानो वर्षों की पहचान हो। फिर वही लंबी लाइन, पैसा जमा करने की प्रक्रिया, एक्सरे के लिए इंतज़ार, एमआरआई के लिए इंतज़ार, ब्लड सैंपल के लिए इंतज़ार। कंधे का दर्द नहीं हो गया, जांचों और एक्सरे का अंतहीन सिलसिला बन गया। कई वर्ष पहले छत से नीचे उतरते हुए गिर गई थीं। 45 दिन तक पट्टा बांधे रही थीं। बीच बीच में दर्द की ठंडी लहर उठती थी, फिर दर्द महीनों तक गायब हो जाता था। वे भूल जाती थीं कि कंधा भीतर दर्द को सुलाकर बैठा है। पेन किलर, सिकाई और व्यायाम से थोड़ा आराम मिलता जरूर था, लेकिन दर्द भूत बनकर कंधे पर बैठा ही रहा। एक डॉक्टर ने कहा हड्डी एक दूसरे पर चढ़ गई है, तो दूसरे डॉक्टर ने कहा टिश्यू घिस गए हैं, तो तीसरे ने कहा बिना एमआरआई के कुछ भी बता पाना मुश्किल होगा। क्या मुसीबत है। पिछले महीने तो एक्सरे करवाया था, पता नहीं ये जांचें ज़रूरी भी हैं या नहीं, या कमीशन खाने का माध्यम भर है। ना जाने क्यों उन्हें हर एक डॉक्टर पर, हर एक जांच पर, हर एक व्यवस्था पर संदेह होने लगता है। विश्वास किस चिड़िया का नाम है वे भूल चुकी थीं। मन में यही सब सोच विचार चल रहा था। अब तक एमआरआई करने वाला टेक्नीशियन आ गया था। आपके साथ कोई आया है? उसने पूछा। नहीं, वे सतीश को अनदेखा करके बोली। जी मैं हूँ इनके साथ। सतीश को जैसे पीछे से किसी ने ढकेला। कोई फैमिली मेम्बर नहीं है? बुला लीजिए। वे तो सब बाहर हैं, यानी मेरे बच्चे, पर ये हैं मेरे साथ। वे बेहद थक चुकी थी। पसीना उनके माथे पर बह रहा था। बाल बिखर कर चिपक गए थे। पानी पी लीजिए, चिंता मत कीजिए, घबराना नहीं है। सतीश उन्हें बच्चे की तरह दिलासा दे रहा था। वे एकाएक मौन हो गईं। कुछ भीतर ही भीतर उमड़ रहा था। आंधी, तूफान, बाढ़, ओले या बिजलियां गिर रही थीं। वे रो रही थीं। गालों पर बहते आंसुओं को कोई देख ना ले, इसलिए दुपट्टे से छुपा भी रही थीं। आप ना होते तो? अरे ऐसी कोई बात नहीं है, आखिर इंसान ही इंसान के काम आता है। पहली मुलाकात में ये आदमी इतना साथ क्यों दे रहा है? क्या ये इतना फालतू है कि घंटों यहाँ इस अस्पताल में, जहाँ कोई मजबूरी में ही ठहरता है, आराम से खड़ा रह सकता है? अस्पताल की तरफ से तो ये है नहीं, इसको क्या मिलता है यहाँ ये सब करके? अब उनका मन धीरे धीरे पिघलने लगा। आपको घर जाना होगा, उन्होंने टटोला सतीश को। चला जाऊँगा, मुझे कोई जल्दी नहीं है। कुछ लोग नक्षत्रों की तरह होते हैं, जो दूर रहकर भी अपनी चमक से उजेला बिखेर देते हैं। सतीश भी किसी नक्षत्र की ही तरह था, निराशा और अंधकार से भरे जीवन में आशा से भरा नक्षत्र। तो क्या इसका कोई और ठिकाना नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि दिन यहाँ निकाल देता हो और शाम कहीं पर भी जाकर सो जाता हो? क्यों ये आदमी अपना समय दे रहा है? क्यों इसको अपने समय की परवाह नहीं है? क्यों ये समय को बीतने देता है? क्यों ये मेरी मदद करना चाहता है? अजीब स्थिति थी। जो व्यक्ति साथ खड़ा था, उसी को लेकर उनके मन में तरह तरह के प्रश्न उठ रहे थे। तमाम तरह के संदेह फिर उनके मन को घेरने लगे। संदेह के तार मन को बांध रहे थे और हृदय सतीश के प्रति अनकही करुणा से भरता जा रहा था। आपको भूख लगी होगी, कुछ ला दूं? ऊपर कैंटीन है, वहाँ जाकर भी खा सकते हैं। मैं बाहर का खाना नहीं खाती, उन्होंने विनम्रता से कहा। तो बिस्किट, चाय वगैरह? रिपोर्ट आने में समय लगेगा। नहीं, कुछ नहीं। ये इतना आग्रह क्यों कर रहा है? क्या ये अपनी चाय और खाने का जुगाड़ इसी तरह कर लेता है कि मरीज चाय पिएगा तो इसे भी पिलाएगा, मरीज कुछ खाएगा तो इसे भी खिलाएगा? इसी तरह इसकी जीविका चलती होगी। उनका शंकालु मन फिर सतीश की उपस्थिति को लेकर डावाडोल होने लगा। रिपोर्ट्स कल ले लूँगी, मैं आ जाऊँगी। थैंक्स, आपने साथ दिया। वे बाहर निकलकर गाड़ी का इंतज़ार करने लगी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, सतीश वहाँ नहीं था। उन्होंने देखा सतीश ने उनकी फाइलें सही तरीके से जमा दी थीं। अब तक वो अंदर जाकर भीड़ में गुम हो गया था। रास्ते भर उनका मन बेचैन रहा, बल्कि जिन आंसुओं को वे दुपट्टे में समेट रही थीं, उनको रास्ते भर बहने दिया।
निशब्द आंसू बह रहे थे और वे चुपचाप बैठी थी अगली लाइन से। शाम हो गई थी, लाइटें बंद थीं, बाहर अंधेरा था, नक्षत्र भर टिमटिमा रहे थे। रात्रि में जागने वाले परिंदे, जानवर और कीड़े मकोड़े उनके साथ जाग रहे थे। निस्तब्ध रात्रि में हर चीज़, हर आवाज़, हर परछाई कितनी रहस्यमयी और डरावनी लगती है। ये कुदरत की मायावी सूरत होती है या उसकी आदिम फितरत। एक एक चेहरा याद आने लगा, बेटे बहू का, बेटी दामाद का, देवर देवरानी का, ननद और उनके बच्चों का, और इन सब के बीच पति का। इस परिवार में जिस दिन आई थी उसी दिन से सेवा करने का, मदद करने का, संबंधों को निभाने का दायित्व तो उन्होंने ही संभाला था। तलाकशुदा ननद और उसके बच्चों में अपने बच्चों की छवि देखी थी। न खत्म होने वाली समस्याएं, फरमाइशें पूरा करते हुए, जिम्मेदारियों को निभाते निभाते वे तो जिंदा बच गईं, पर पति चल बसे। सबसे रिश्ते नाते टूट गए। किसी ने पलट कर नहीं देखा, ना फ़ोन किया, ना मिलने आए। तब उन्होंने महसूस किया कि जीवन तो उनका सन्यासियों सा हो गया है। सारी रौनकें, सारी खिलखिलाहटें, सारे रंग ही जैसे उड़ गए थे। बस जिंदा रहने के लिए नश्वर देह को तंदुरुस्त रखना था। तब एक एक करके डंगाले तोड़ती गईं। कहीं भी जाना हो अकेले जाओ, सारे काम स्वयं करो, बच्चों के सामने कमज़ोर नहीं पड़ना है, बल्कि एक मजबूत दीवार की तरह खड़े होकर उन्हें और मजबूत बनाना है। छोटी छोटी बीमारियों और कामों के लिए बच्चों को दौड़ाना उन्हें ठीक नहीं लगता। देह अपनी है, उसमें पलने वाले रोग भी उनके अपने हैं। बढ़ती उम्र के साथ उनको झेलना ही होगा। सतीश ने अपने बारे में कुछ नहीं बताया। क्यों? कल मिलेगा तो पूछूंगी। पूछना ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है। अपने बारे में ही बात करती रही पूरे दिन, उसके बारे में पूछती तो कब? तब तो उसको लेकर मन शंका कुशंकाओं से भरा था। जिस आदमी ने वहाँ मदद की उसी पर संदेह कर रही थी। उन्होंने अपने आप को धिक्कारा, पर मन इन दिनों आसानी से विश्वास नहीं करता किसी पे। तीसरे दिन पहुंची तो वेटिंग रूम में उनकी निगाहें सतीश को ढूंढ रही थीं। लगता है आज नहीं मिलेगा। वे रिपोर्ट लेने के लिए काउंटर पर खड़ी ही थी कि सतीश मरीजों की भीड़ में से एक बुजुर्ग का हाथ थामे आते हुए दिखाई दिया। अरे आप बैठिए, मैं आता हूँ, कहकर उस सामने वाले कक्ष में चला गया। बताइए क्या करना है? रिपोर्ट दिखानी है। आपने रिपोर्ट्स ले ली? नहीं, लेनी है, मैं ले आता हूँ, कहकर वो रिपोर्ट लेने चला गया। आज भी मरीजों की बेशुमार भीड़ थी। उनका सिर चकराने लगा। बीमारों का ये संसार कितना भयभीत कर देता है। बीमारी के इस देश में क्या निरोगी लोग नहीं हैं? मेरी तरह ये लोग भी जीवन भर भागते दौड़ते रहे होंगे, इसीलिए इनकी देह भी व्याधियों का डेरा बन गई है। हर बरामदे में मरीज ही मरीज, खांसते छींकते कराहते मरीज। रिपोर्ट में क्या आएगा कि चिंता में डूबे मरीज। क्या आने वाले दिनों में जीवन केवल अस्पतालों में कैद हो जाएगा? उनका मन बेचैन हो उठा। चलिए, सतीश ने इशारे से कहा कि डॉक्टर के कक्ष में चलना है। आपने बताया नहीं कि आप यहाँ क्यों आते हैं? फिर वही सवाल दोहराया उन्होंने। जन सेवा के लिए। इसमें मेरा भी स्वार्थ है। मेरा समय निकल जाता है, लोगों से मिलना जुलना हो जाता है, और कहते कहते वो रुक गया। और मैं यहाँ आकर उसी के साथ रहता हूँ। लगता है वो अकेली नहीं है, यही कहीं है। भगवत गीता में कहा गया है कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त नया पापो न शोषयति मारुतः। वो कौन? वे जानने के लिए उत्सुक हो उठी। सतीश चुप रहा। शब्द कहीं अटक गए थे। किसके बारे में बात कर रहे हैं आप? मेरी पत्नी वाणी। उन्हें क्या हुआ था? वे जानने के लिए बेचैन हो उठी। जो नहीं होना चाहिए था। सबके लिए पास्ट की घटना हो गई। अब तो वो भौतिक और दैहिक रूप से अब कहीं नहीं है। वो यहीं पर एडमिट रही थी 48 दिन आईसीयू में। मैं अकेला, कोई नहीं था। जानता हूँ अकेला आदमी हॉस्पिटल में पागल हो जाता है। नाश्ता, खाना, दवाएं, उससे मिलना, बातें करना। पहले हफ्ते सब आते रहे, दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी। पर जैसे जैसे अस्पताल में मरीज के दिन बढ़ते जाते हैं, लोगों का आना कम होता जाता है। बस वही एक कोई आदमी होता है जो अंत तक उसके साथ होता है।
इंजेक्शन लगवाते समय कैसे वो मेरा हाथ पकड़ लेती थी। जांचें करवाते समय उसको लगता था कि मैं हूँ, उसको भरोसा रहता था कि मैं बाहर बैठा हूँ, उसे कुछ हो गया तो मैं दौड़कर आ जाऊँगा, बचा लूँगा। जीने का भरोसा दिलाना बहुत बड़ी बात होती है। जब कोई एकदम अकेला हो तो उसे किसी न किसी के सहारे की ज़रूरत होती है। मैंने ये बातें हर पल यहाँ महसूस की थी। क्या हुआ था उनको जो इतने दिन यहाँ रहना पड़ा? यूँ तो गिर गई थी, हड्डी टूट गई थी। ऑपरेशन के पहले और बाद में इतने कॉम्प्लिकेशंस हो गए कि अंत में ऑक्सीजन लेवल गिरता गया था, बीपी लो हो गया था और अंत में फेफड़ों में इन्फेक्शन। पता नहीं क्यों और कैसे दिनों दिन हालत ख़राब होती गई थी। जब मौत आती है तो डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाते हैं। हम अस्पताल में स्वस्थ होने की आशा लेकर आते हैं, ठीक होकर जाते भी हैं, पर बहुत सारे लोग घर लौट कर भी नहीं जा पाते हैं। सब कुछ खत्म हो जाता है, सारी दुनिया पल भर में उजड़ जाती है, पाँवों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। कोई इंसान आपके जीवन में कितने गहरे तक जुड़ा होता है, उसके जाने के बाद ही एहसास होता है। तमाम दर्शन, तमाम धार्मिक बातें, आत्मा और देह के बारे में कही गई बड़ी बड़ी बातें सब बेअसर हो जाती हैं। दर्द बस उसके जाने का दर्द मन को थपथपाता रहता है। ना आप जी पाते हैं और ना मर पाते हैं। चूँकि आपको जिंदा रहना है तो जीने के अनेक रास्ते खोजने पड़ते हैं। आप अपना जीवन बचाने के लिए वो सब करते हैं जो आपको उससे जुड़ने का एहसास करवाता है। सतीश लगातार बोले जा रहा था और वे एकटक उसका चेहरा डबडबाई आंखों से देखे जा रही थीं। कुछ समय बाद कहानी कुछ यूँ भी थी। बातों ही बातों में सतीश को पता लगा कि वे अपनी नौकरी छोड़ चुकी हैं। पति को कैंसर हुआ था। जब पता चला तो तीसरी स्टेज पर था। ऑपरेशन, कीमो, रेडिएशन, तिल तिल करके तड़पते हुए देखा था। पैसों के खर्च का तो हिसाब ही न था। रिश्तेदार, मित्र, भाई बहन पहले भागे भागे आते थे, फिर हालचाल लेने लगे थे। हफ्ते, महीने, फिर 6 महीने बाद लोग छूटते गए। जीवन भी हाथ से निकलता जा रहा था। वे भाग दौड़ में लगी रहती थीं। पति की मृत्यु के बाद जब सब चले गए तो वे अकेली रह गईं, घर न छोड़ने की जिद पाले हुए। बच्चे अपने अपने कामों में व्यस्त होते गए। साल दर साल आना जाना भी कम होता गया। चांद तारों से जगमगाती, अंधेरे में डूबी कितनी रातें छटपटाते हुए आंसुओं में भीग कर बीती थी। और सतीश, उसके लिए तो घर में रहना मुश्किल हो गया था। भाए भाए करता कमरा, रसोई घर, आंगन, जैसे खुशियाँ चिड़ियाँ बनकर उड़ गई थी। वो 2 महीने 2 युगों की तरह कटे थे। लोगों ने सलाह दी कि दूसरी शादी कर लो, कोई नौकरी ज्वाइन कर लो, तीर्थ यात्रा पर निकल जाओ, पर भीतर पसरे अकेलेपन का क्या करेंगे। धप धप करती वियोग वेदना, खाना पीना सब व्यर्थ लगने लगा था। भाग भाग कर हॉस्पिटल में पहुंच जाता, आईसीयू के बेड नंबर 1 को झांक कर देखता। उसी बेड पर तो त्यागे थे प्राण। सिकुड़ी दुबली पतली नीली पड़ गई देह पलंग पर पड़ी थी और डॉक्टर उसे समझा रहा था। आधे घंटे के लिए घर गया था खाना लाने के लिए। जब लौट कर आया तब तक वो निर्जीव काया के रूप में मिली थी। नर्स बता रही थी आपको बार बार बुला रही थी। हमने आपको दिखवाया, कई बार फ़ोन भी लगाया था। बस वही एक वाक्य चट्टान की तरह उसके सीने में धंस गया था। अगर कोई होता तो अकेला छोड़कर जाता ही क्यों। भीतर उठती यह आवाज़ सीने को फाड़कर आकाश को थर्रा देती थी, परिंदों को डरा देती थी, एकांत घर में घरघराहट भर देती थी। जाता ही क्यों, गया ही क्यों। तभी उसने निश्चय किया था कि वो किसी को भी हॉस्पिटल में अकेला नहीं रहने देगा। ये विचित्र सी बात थी कि जिस जगह से उसे विरक्ति होनी थी, घृणा होनी थी, नाराज़गी होनी थी, उसी जगह से उसे अजीब सा लगाव हो गया था। उस परिसर से, डॉक्टरों से, नर्सों से, दवाओं की गंध से सुकून मिलता था मरीजों के साथ समय बिताकर। अगर वो मरीजों के साथ ना रहता तो कौन उसको बैठने देता। वहाँ कितनी बार तो लोग उसे संदेह की नज़र से देखते थे, दुत्कार देते थे निगाहों से, पर वो अपनी सेवा जारी रखे रहा, क्योंकि सतीश के कदम अनायास ही अस्पताल की तरफ बढ़ जाते थे। कोई उसे पुकारता था, क्या हुआ? ऑपरेशन करवाने का बोल रहे हैं तो करवा लीजिए। बच्चों को बताना होगा, बेटा या बेटी छुट्टी लेकर आएगी। आप बच्चों को बेकार परेशान कर रही हैं। वे आएंगे भी तो कितने दिन रुकेंगे? जितने भी दिन रुक सकें। घर में बाइयाँ आती हैं पर बाइयों के भरोसे तो नहीं रहा जा सकता है।
हमने तो अपनी बाइयों को ही अपने परिवार का सदस्य बना लिया था। उनकी सैलरी बढ़ा दी थी। तब हमारी छोटी बेटी शिकागो में थी और बड़ी बेटी कुवैत में। मैं जानता था वे कितने दिन रुक पाएंगी। आखिर उनको भी तो घर परिवार और नौकरी देखनी पड़ती है। उन्होंने मतलब बाइयों ने पत्नी की बहुत सेवा की थी और हमने भी उनको अपनाने में अपने कदम पीछे नहीं खींचे। आज भी उनके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। वे हमारे दुख दर्द की साथी थी। आज हम उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने उसी शाम बच्चों से बात की। मामा, आपको 10 तरह की बीमारियां हैं, बीपी, शुगर, हार्ट, कहीं कुछ गलत हो गया तो आप 1 हफ्ते रुक जाइए, मैं छुट्टी लेकर पहुंचती हूँ। ऑपरेशन तो मेरे सामने ही होगा। आप किसी भी अजनबी व्यक्ति पर इतना विश्वास कैसे कर लेती हो? अभी हम लोग हैं ना माँ? बेटी उन्हें समझा रही थी, सांत्वना दे रही थी। बेटी की बात उन्हें माननी ही पड़ी थी। 1 हफ्ते बाद बेटी आ पहुंची थी, पर सतीश वहीं पर था। कोई आए ना आए, कोई पूछे ना पूछे, पर वो हमेशा वेटिंग रूम में किसी न किसी मरीज का मददगार बनकर बैठा मिलता। बेटी आई, कुछ दिन रुकी और चली गई। वे अपने आंसू और दर्द छुपाती रहीं। बेटा आया, 1 हफ्ते ठहरा और चला गया। वे उसे जाता हुआ देखती रहीं। कॉलोनी के कुछ खास लोग भी आए और मिलकर चले गए। ऊपरी तौर पर सब कुछ अच्छा था। ऑपरेशन बहुत बढ़िया हो गया था। डॉक्टर के अनुसार वे सारे नियम कायदे मानकर चल रही थीं। पर भीतर एक और ऑपरेशन हुआ था, संबंधों का। सारे संबंध एक ही राह पर चल पड़े थे। न कोई अपना था न पराया, न किसी से शिकायत थी न किसी से अपेक्षा। न हौसला टूटा था न जीवन का बहाव ठहरा था। ये परीक्षा की घड़ी थी, स्वयं को संभालने की, क्योंकि कोई भी अपना कहा जाने वाला आदमी नहीं था। बस अंत में एक वही व्यक्ति बचा था जो उनके अस्पताल आने पर चेकअप के समय सदैव उन्हें अपने आसपास खड़ा मिलता था, जो गाहे बगाहे फ़ोन करके हालचाल पूछ लेता था। और वो था सतीश, जिसके लिए बेटा बेटी हिदायत देकर गए थे कि उसे घर के अंदर मत बुलाना, आप अकेली रहती हो। पर अब उन्हें तय करना था कि सतीश घर के अंदर आए या नहीं। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर उर्मिला शिरीष जी की लिखी हुई कहानी कहा अनकहा। आज भी दुनिया में इंसानियत जिंदा है। परोपकारी लोग गाहे बगाहे मिल ही जाते हैं। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।